अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए भारत के स्वाधीनता संग्राम ने कई आयाम लिए। ये लड़ाई राजनीतिक और क्रांतिकारी थी, लेकिन ये हमारे अपने बौद्धिक और वैज्ञानिक आंदोलन को स्थापित करने का संघर्ष भी था। इसी संघर्ष में भारत के वैज्ञानिक आंदोलन का भी पुनरुत्थान हुआ और 19वीं शताब्दी में एक नए वैज्ञानिक समुदाय का उदय हुआ, जिसने न केवल अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि भारतीयों को अपनी विशिष्ट पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन को भी जन्म दिया। You have numerous names. ऐसे कई नाम हैं जिन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्ता और राजा राम मोहन रॉय से लेकर विवेकानंद तक ऐसे कई नाम हैं और ऐसे कई दर्जनों नायक हैं जिन्होंने भारतीय समाज को जगाया है और उसका मार्गदर्शन किया है। The Indian society, guiding the Indian society. इन दिग्गजों ने अंग्रेजों की गुलामी और भेदभाव को मिटाने, युवा भारतीयों को स्वतंत्र रूप से सोचने, खोज करने और ब्रिटिश राज से मुकाबले को सशक्त बनाने के लिए पत्रिकाओं और वैज्ञानिक समाजों तथा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। पहला स्वदेशी राष्ट्रीय वृत्ति का वैज्ञानिक संस्थान भारत में 1876 में स्थापित किया गया था और इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और इसमें पहली पीढ़ी के भारतीय वैज्ञानिकों ने इस संस्थान के माध्यम से विज्ञान को सीखना और समझना शुरू किया। इस तरह उन्होंने एक राष्ट्रवादी प्रयास शुरू किया। नेशनलिस्टिक एंडेवर। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वराज यानी कि भारत की स्वतंत्रता का विचार जोर पकड़ने लगा। आचार्य जेसी बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे वैज्ञानिक दुनिया के मंच पर शक्तिशाली आवाज बन गए। इस बार जब हम औपनिवेशिक शासन से कड़े संघर्ष के बाद भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम 19वीं सदी के विचारकों और वैज्ञानिकों के बलिदान और योगदान को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के पुनरुत्थान में आने वाली बाधाओं के खिलाफ खुद को मुखर किया और भारत के एक वैज्ञानिक समुदाय की नींव रखी। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में हम आपको इतिहास के उस दौर में ले जा रहे हैं जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान देने और ब्रिटिश बौद्धिक उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की बढ़ती असंतोष की भावना को देखा गया था। हम भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के स्वदेशी बौद्धिक वैज्ञानिक संस्थानों, पत्रिकाओं और परंपराओं की स्थापना में योगदान पर एक नजर डालेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत किस तरह स्वदेशी और स्वराज आंदोलन के जन्म की गवाह बनी और इस दौरान किस प्रकार स्वतंत्र भारत का आह्वान किया गया। इससे पहले कि हम अपने दिग्गजों के योगदान पर ध्यान दें, हमें सैकड़ों साल पहले देश में हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को समझना होगा। भारत की समृद्ध वैज्ञानिक परंपराएं। भारत में खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कपड़ा और इस्पात निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छी तरह से स्थापित ज्ञान प्रणाली थी। भारतीय खगोल विज्ञान को इसके उन्नत उपकरणों और माप की सटीकता के लिए जाना जाता था, जो कि यूरोपीय खगोल ज्ञान के समकक्ष थी। भारत में दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में समृद्ध खगोलीय वेधशालाएं थीं। इनका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। सदियों से भारत ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए अंकों की दशमलव स्थानीय मान प्रणाली सबसे पहले भारत में ही विकसित की गई थी। 628 ईस्वी में प्राचीन भारतीय विद्वान और गणितज्ञ
ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले शून्य और उसके प्रयोग को परिभाषित किया था और इसका पहला प्रतीक भी विकसित किया जो संख्याओं के नीचे एक बिंदु के रूप में होता था। उसके बाद एक अन्य भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में पहली बार शून्य का प्रयोग किया। भारत में उन्नत सिंचाई प्रणालियां भी थीं, जो क्षेत्र की आवश्यकता और स्थान के अनुसार अत्यधिक विकसित और विविध थीं। उदाहरण के लिए थार रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में किसानों ने टैंकों में अपवाह जल को स्टोर करने के लिए खादिन प्रणाली का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में फाड प्रणाली थी और दक्षिण भारत में खुदी मरम्मत की पद्धति उपयोग में लाई जाती थी। इसके अलावा हमारे यहाँ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं जिनसे पता चलता है कि अंग्रेजी राज से पहले और ब्रिटिश युग के दौरान भारतीयों को रोपाई और कटाई तकनीक तथा खाद तैयार करने के तरीकों के बारे में व्यापक ज्ञान था। भारत का खनन और धातु विज्ञान में भी एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड था। भारतीय लौह और इस्पात के सामानों में हथियार भी शामिल थे जिनकी काफी मांग थी। मध्यकालीन और पूर्व ब्रिटिश काल में तेलंगाना को धातु विज्ञान में एक अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त थी। तेलंगाना में बने अस्त्र शस्त्रों की न केवल स्थानीय मांग थी बल्कि ये अन्य राज्यों में भी भेजे जाते थे। भारत विश्व प्रसिद्ध स्टील की मिश्र धातु का जन्म स्थान है जिसे वुड्स स्टील के नाम से जाना जाता है। इस प्रसिद्ध इस्पात की मिश्र धातु का आविष्कार तमिलनाडु में आज के कोडुमानल इरोड में किया गया था। दक्षिण भारत का वुड्स स्टील अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय लोगों द्वारा बनाए गए स्टील से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। वुड्स स्टील के उत्पादन के लिए लोहे की परिष्कृत करने की अत्यधिक विशिष्ट तकनीक की जरूरत होती है जिससे धातु में कार्बन नैनो ट्यूब बनते हैं। इस प्रकार यह जंगरोधी और तलवार बनाने के लिहाज से काफी लचीला होता है। उस समय का व्यापार जबरदस्त था और बहुत सी चीजें बनाई जा रही थी। यहाँ तक कि हमारी खुद की स्टील बनाने की प्रक्रिया भी थी जिसे आप वुड्स कहते हैं। बेशक यह छोटे स्तर पर किया जाता था लेकिन यह इतनी अच्छी गुणवत्ता का था कि इससे प्रसिद्ध दमिश्क प्लेट बनाए जाते थे जिन्हें सीरिया को निर्यात किया जाता था। हमारा कपड़ा उद्योग भी बिल्कुल शानदार था। हमारे पास ढाका की मलमल थी जिसे हम 18वीं शताब्दी से निर्यात कर रहे थे। कुल मिलाकर व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। भारतीयों के पास ज्ञान था और वे परिष्कृत हथियार भी विकसित करने में सक्षम थे। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण टीपू सुल्तान का अग्निबाण या मैसूरियन रॉकेट है। मैसूरियन रॉकेट ऐसे भारतीय सैन्य हथियार थे जो लोहे के आवरण वाले पहले रॉकेट माने जाते हैं और इनकी सफलतापूर्वक तैनाती सैन्य उपयोग के लिए की गई थी। In 1792, टीपू सुल्तान, when there was a 1792 में जब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई तो उन्होंने पहली बार उड़ते हुए अग्निबाण को देखा। वे तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारतीयों के हाथ में ऐसा हथियार भी होगा और उन्होंने भी इन चीजों पर काम करना शुरू किया। टीपू उन्हें इन हथियारों के दम पर हरा सकते थे। अंग्रेजों ने इन हथियारों को हासिल किया और उन्हें इंग्लैंड ले गए जहां इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और रॉकेट तकनीक में उत्कृष्टता प्राप्त की गई। इसका उन्होंने वास्तव में उल्लेख किया है कि यह सब ज्ञान उन्हें भारत से मिला। टेक्नोलॉजी एंड दे हैव राइटफुली मेंशन्ड that all this knowledge came to us from India. So many such things are there in the pages of history. So we need to explore such things. भारत का औपनिवेशिक इतिहास ब्रिटिश औद्योगिकरण के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वास्तव में विजय अभियान, उपनिवेशवाद और यूरोपीय औद्योगिकरण आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। इसलिए भारत कपास, रेशम, इंडिगो डाई, नमक, मसाले, चाय और अफीम जैसे बुनियादी कच्चे माल का एक समृद्ध स्रोत बन गया। इसी के साथ वो ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के एक विशाल बाजार में भी बदल गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापारी बनकर आए अंग्रेजों का उपनिवेशवादियों में बदलना मोटे तौर पर 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अंग्रेजों के उदय ने भारत की स्वदेशी ज्ञान प्रणाली में समृद्ध विरासत को व्यवस्थित तरीके से हाशिए पर पहुंचा दिया। उदाहरण के लिए भारत के पास इस पूरे उपमहाद्वीप में उद्योग थे और कपड़ा क्षेत्र की समृद्ध जानकारी थी। वास्तव में भारत कपास उत्पादन का जन्म स्थान है।
1750 के आसपास अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त करने से ठीक पहले भारत दुनिया भर में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक था और ये देश अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए जाना जाता था। भारतीय कपड़े का बड़े पैमाने पर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि जावा, सुमात्रा और पेनांग में व्यापार किया जाता था। मजेदार बात यह है कि 1680 के दशक से भारतीय सूती छपाईदार कपड़ों का, खासकर अपने उत्कृष्ट फूलों के डिजाइन, अतुलनीय गुणवत्ता, बढ़िया बनावट और कम दामों के लिए इंग्लैंड और यूरोप में बेहद जुनून था। इंग्लैंड के अमीरों, कुलीन वर्ग और यहाँ तक कि वहाँ की रानी ने भी उस दौरान भारतीय वस्त्रों का उपयोग किया था। उस समय के कुछ प्रसिद्ध भारतीय कपड़ों में भारतीय छींटदार कपड़ा, ढाका की मलमल, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले कश्मीरी शॉल जैसे कि जमावार, पश्मीना, शहतूत और कानी शॉल शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि नेपोलियन ने अपनी पत्नी महारानी जोसेफिन को प्रभावित करने के लिए उन्हें एक अच्छी गुणवत्ता वाली कश्मीरी शॉल उपहार में दिया था। अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने के बाद यहाँ उद्योगों और शिल्पकला ने अपना संरक्षण खोना शुरू कर दिया और इसके बाद भारतीय उद्योगों के गैर औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई। ये ब्रिटिश उत्पादों की बिक्री के लिए जगह बनाने की एक सोची समझी रणनीति थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश को अपने अधीन करने का फैसला किया। अंग्रेज अपने साथ ताकतवर सांस्कृतिक शक्ति भी लाए थे जो वर्षों तक भारतीय या स्वदेशी माने जाने वाली हर चीज को प्रभावित करती रही। औपनिवेशिक शक्ति ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया। इसके लिए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए गए। इसी मकसद से उन्होंने 1767 में भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना की। पहले सर्वेक्षण का उद्देश्य बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल मेजर जेम्स रेनेल की देखरेख में एक व्यापक भौगोलिक सर्वेक्षण करना था। They are supposed to start a systematic study of natural resources. वे इस भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का एक व्यवस्थित अध्ययन शुरू करने वाले थे। इसलिए इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1767 में भारत का सर्वेक्षण शुरू किया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन शुरू किया। इस तरह उन्होंने इस भूमि के खनिजों और कई अन्य चीजों का अध्ययन करना शुरू किया। वे भारत के सर्वेक्षण के माध्यम से इस देश की फसल पैटर्न का नक्शा भी बना सकते थे और इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करने के इस व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ वे इस देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या लूट सकते थे। तो भारत में तो ये लूट एक वैज्ञानिक गतिविधि के रूप में शुरू हुई थी। All these natural resources with great magnitude. दूसरा सर्वेक्षण भारत के प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना था और इसके कारण 1851 में GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का गठन हुआ। सर्वेक्षण के तुरंत बाद अंग्रेजों ने देश में रेलवे लाइनें बिछाना शुरू कर दिया। इस पहल के पीछे सोच थी देश पर ब्रिटेन की पकड़ को मजबूत करना और ग्रामीण इलाकों में संसाधनों का दोहन करना। भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में किया गया था। रेड हिल रेलवे देश की पहली ट्रेन 1837 में मद्रास में रेड हिल से चिंता द्रिपेट पुल तक चली थी। इसे विलियम एवरी द्वारा निर्मित एक रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था। आर्थर कॉटन द्वारा निर्मित रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से मद्रास में सड़क निर्माण के लिए लेटराइट पत्थर की ढुलाई के लिए किया जाता था। ये अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और सैन्य अड्डा था। संयोग से भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 से बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच लगभग 32 किलोमीटर तक चलने लगी थी। उन्होंने हमारे देश का शोषण करने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहला उदाहरण रेलवे है
यदि आप हमारे देश के रेलवे नेटवर्क को देखें तो उन दिनों यह भारत के लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के लिए नहीं था, बल्कि विशेष रूप से इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को एकत्र कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था, जैसे कि बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे इंग्लैंड के लिए निकटतम बंदरगाह था। नियरेस्ट पोर्ट फॉर इंग्लैंड। अंग्रेजों द्वारा शोषण केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये आर्थिक क्षेत्रों तक भी फैला हुआ था। जब देश के संसाधनों का लाभ उठाने की बात आई तो कृषि ब्रिटिश एजेंडे में सबसे ऊपर थी। ये अंग्रेजों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत और ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल का मुख्य जरिया बन गई। वास्तव में उपनिवेशों को ब्रिटेन में वृक्षारोपण यानी निवेश के रूप में जाना जाता था। इस दिशा में अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कई वानस्पतिक अनुसंधान किए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। इसका सीधा परिणाम कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे शहरों का उदय होना था। ये सभी अंग्रेजों के लिए चौकी और व्यापारिक केंद्रों के रूप में महत्वपूर्ण थे। अपनी कम संख्या को देखते हुए अंग्रेजों को भारत में अपनी गतिविधियों को चलाने और विस्तार करने के लिए भारतीयों की मदद की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने बहुत ही बुनियादी शैक्षणिक संस्थान बनाने शुरू कर दिए। बहुत से लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया गया कि अंग्रेजों ने आधुनिक विज्ञान की स्थापना की और लोगों की भलाई के लिए भारत में प्रौद्योगिकी लेकर आए, लेकिन यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। अंग्रेजों का मकसद भारत को एक उपनिवेश बनाना था, न कि इसका विकास करके इसे समृद्ध बनाना, बल्कि यह काम तो हमारे अपने लोगों ने किया, जैसे समाज सुधारक, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और यहां तक कि एक आम आदमी ने भारत में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बौद्धिक और वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया और ब्रिटिश भेदभाव और उनकी नीतियों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। समय के साथ जैसे जैसे भारतीय मध्यम वर्ग विकसित होता गया और उसने बेहतर शिक्षा की मांग करते हुए अपनी आवाज उठानी शुरू की, धीरे धीरे ये आवाजें बौद्धिक स्थान और वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता के लिए एक आंदोलन बन गई। पहली बार जो प्रयास दिखाई दिए वो 19वीं सदी के बंगाली समाज सुधारक और शिक्षाविद राजा राम मोहन रॉय के थे। 1816 में बंगाली समाज सुधारक और शिक्षाविद राजा राम मोहन रॉय ने एक निजी कलकत्ता विद्यालय की स्थापना की। इसमें अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती थी। right from early 19th century. आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही राजा राम मोहन रॉय ने अपनी पत्रिका निकालने के लिए कई प्रयास किए। जंबेकर साहब ने अपना बॉम्बे दर्पण निकाला और ये सभी द्विभाषी थे। ये अंग्रेजी के अलावा मराठी, बांग्ला और अन्य भारतीय भाषाओं में छपते थे। इसी तरह थोड़े समय बाद स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। उन्होंने कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और बॉम्बे स्कूल बुक सोसाइटी का भी आयोजन किया, जिसमें वे भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक चीजें प्रकाशित कर रहे थे। और मुझे यकीन है कि यह सब एक तरह की मांग से पैदा हुआ है, जिसे आप विज्ञान को लोकप्रिय बनाना कह सकते हैं। यह काफी सीमित पैमाने पर हुआ, लेकिन इसका काफी फायदा भी हुआ। It was at a very limited scale, but it worked. जल्द ही भारतीय बुद्धिजीवियों ने स्थानीय भाषाओं में वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान को आम जनता के बीच फैलाने की जरूरत है। स्थानीय तौर पर स्थानीय भाषाओं में वैज्ञानिक पाठ प्रकाशित करने का प्रयास किया गया। कई भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अन्य भाषाओं में पत्रिकाओं की शुरुआत की गई। 19वीं सदी में असाधारण क्षमता के धनी भारतीय गणितज्ञ मास्टर रामचंद्र ने वैज्ञानिक तर्क शक्ति पर शिक्षा देनी शुरू की। रामचंद्र ने 1840 के दशक में दिल्ली कॉलेज में गणित भी पढ़ाया। उन्होंने अपनी 2 पत्रिकाओं फवायदुल नजरिन और मुहब्बे हिंद में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक स्वभाव पर कई लेख लिखे। उन्हें गणितीय विज्ञान में मौलिक शोध कार्य करने का श्रेय दिया जाता है। 1850 में उनका मैक्सिमा और मिनिमा की समस्याओं पर ग्रंथ अ स्पेसिमेन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस बुद्धिजीवियों के बीच काफी प्रसिद्ध हुआ, यहाँ तक कि वो अपने ब्रिटिश समकक्षों द्वारा भी सराहे गए।
You have numerous names. For example, Raja Ram Mohan Roy himself, he is known as the father of modern India. You have Vidyasagar. ऐसे कई नाम हैं। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्ता और राजा राम मोहन रॉय से लेकर विवेकानंद तक ऐसे कई नाम हैं। आपके पास ऐसे दर्जनों नायक हैं जिन्होंने भारतीय समाज को जगाया है और उसका मार्गदर्शन किया है। हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इससे कहीं न कहीं हमारे विचारों में जागृति आए। इससे हमें कॉम्पटन प्रत्यक्षवाद और डार्विनवाद जानने को मिला। हमें रोगाणु सिद्धांत पर लुई पाश्चर के क्रांतिकारी विचार पता चले। ऐसी कई चीज़ें हुई और हमारे मध्यम वर्ग के कई ऊंची शिक्षा प्राप्त लोग थे। उन्होंने इस पर काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं दी। इस पर भारतीय भाषाओं में कई लेख लिखे गए। उदाहरण के लिए मराठी में जंभेकर साहब, बाल शास्त्री जंभेकर, सुभाष जी बापू, कई अन्य लोगों ने लेख लिखे। उन्होंने कुछ यूरोपीय विचारों की सराहना की और वे इसकी तुलना पारंपरिक ज्ञान के साथ करना चाहते थे। वे पारंपरिक ज्ञान को त्यागना नहीं चाहते थे। आप सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। उन्होंने इसकी तुलना करने की कोशिश की। महान शिक्षावाद विद्यासागर अपने कॉलेज में शास्त्रीय खगोल विज्ञान और नया यूरोपियन खगोल विज्ञान दोनों पढ़ाते थे। Educationist Vidyasagar used to teach in his college both शास्त्रीय astronomy and new astronomy, European astronomy. बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के पहले भारतीय सहायक प्रोफेसर बाल गंगाधर शास्त्री जंभेकर ने मराठी में समीकरणों और कलन के सिद्धांतों पर काम किया। गंगाधर शास्त्री शायद पहले भारतीय थे जिन्होंने 1832 में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के लिए एक पत्रिका शुरू की थी। पत्रिका को बॉम्बे दर्पण या द बॉम्बे मिरर कहा जाता था। उन्हें मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक विज्ञान और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों की सीमाओं से परे विज्ञान और वैज्ञानिक जिज्ञासा को आगे बढ़ाया गया। नए उभरते मध्यम वर्ग ने ज्ञान विस्तार की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पश्चिमी विज्ञान का अनुसरण करना शुरू किया। देश में वैज्ञानिक समुदायों की शुरुआत करने और उन्हें स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। यूजीन लेफॉन ने एक भौतिकी प्रयोगशाला खोली जो कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक मौसम विज्ञान वेधशाला थी। इससे सेंट जेवियर्स ने विज्ञान की शिक्षा में उत्कृष्टता का रुतबा हासिल किया और कई युवा भारतीय विद्वानों को आकर्षित किया। यूजीन लेफॉन भारत में पहले वैज्ञानिक समाज के संस्थापक भी थे। भारत की वैज्ञानिक शिक्षा और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आया। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से स्नातक महेंद्र लाल सरकार ने 1868 में कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन की स्थापना की। ये 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक के रूप में महेंद्र लाल की महत्वपूर्ण भूमिका का अग्रदूत थी। जर्नल और एसोसिएशन दोनों ने भारत में आधुनिक विज्ञान को फलने फूलने और उसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। महेंद्र लाल सरकार एक चिकित्सक, अकादमिक और विज्ञान के दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने ब्रिटिश आकाओं को खुले तौर पर चुनौती दी और कहा कि यूरोपीय चिकित्सा पद्धति और सिद्धांत तार्किक रूप से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा से बेहतर नहीं थे। जिस पत्रिका की शुरुआत महेंद्र लाल सरकार ने की थी उसका शीर्षक था कलकत्ता मेडिकल जर्नल। अपने पहले संपादकीय में उन्होंने कहा था कि आइए हम एक साथ आएं और भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए वैज्ञानिक संस्थान की स्थापना करें। 1868 में कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन का पहला अंक भारत में छपा। उन्होंने भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक संस्थान का विचार रखा। वो पहला स्वदेशी वैज्ञानिक संस्थान था जो कि राष्ट्रीय वृत्ति वाला था। भारत में इसकी स्थापना 1876 में की गई थी, जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। इससे हमारी पहली पीढ़ी के भारतीय वैज्ञानिकों ने इस संस्थान के माध्यम से विज्ञान सीखना शुरू किया। भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और उसे आम भारतीयों तक पहुंचाने के प्रयासों में अंग्रेजों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुकूल नौकरी हासिल करने में उपनिवेशवादियों के हाथों भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। उनमें से कुछ ने सक्रिय रूप से प्रतिरोध आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1883 में एसएन बनर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और वकील सर आशुतोष मुखर्जी ने विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के एक ग्रुप का नेतृत्व किया था। बनर्जी को बंगाली अखबार में छपे उनके लेख के लिए गिरफ्तार किया गया था।
भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण काल में भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने अंग्रेजों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हमलों के साथ साथ चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक शिक्षण और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रचलित भेदभाव का विरोध किया। इस नए उभरते बुद्धिजीवी वर्ग ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि विशेष रूप से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्वदेशी ज्ञान के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और संरक्षित करते हुए अपने स्वयं की ज्ञान प्रणाली स्थापित करने की मांग की। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना के बाद के वर्षों में एक आंदोलन शुरू हुआ और यही आंदोलन आखिरकार भारतीय पहचान और स्वराज का आधार बना। अगले एपिसोड में हम भारत के वैज्ञानिक आंदोलन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने वाले आचार्य जेसी बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे और अन्य दिग्गजों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। हम स्वराज और स्वदेशी आंदोलन और अंत में भारत की स्वतंत्रता के आह्वान पर भी एक नजर डालेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा हमारी इस विशेष श्रृंखला में। देखिए स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय केवल इंडिया साइंस पर।